हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में देखा था। उसके साथ साथ हमने एलोट्रॉप ऑफ सल्फर को देख लिया है। आपने याद किया होगा सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस था, एग्जैक्टली लाइक दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो बिहेव एज अ एसिडिक गैस। ओके, हमने रिएक्शंस भी देखे थे उसके कुछ, तो आपको याद होगा वो। आज हम लोग सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड के बारे में देखेंगे जो बहुत आसान है, और सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के बारे में देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके यूजेस को देखेंगे, वो भी बहुत आसान है। तो आज का लेक्चर बहुत आसान लेक्चर है, आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप लिख के रिवाइंड कर लोगे, बहुत आसानी से परमानेंट आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर डिफरेंट ऑक्सो एसिड बना सकता है, जिसमें से मेजॉरिटी केस में 4 ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी यूजफुल है, जो मैंने यहां पर लिख के रखे हैं। H2SO3 is a sulfurous acid, H2SO4 is a sulfuric acid, H2S2O8 is a peroxodisulfuric acid, pyrosulfuric acid H2S2O7 जिसे हम लोग ओलियम बोलते हैं, एंड लास्ट H2SXO6, S के नीचे मैंने लिखा है X, जहां पर where X is equal to 2 to 5, X की वैल्यू 2 से 5 हो सकती है। 2 से 5 रख के डिफरेंट एसिड आप बना सकते हो। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, इसका ज्यादातर कोई यूज नहीं है। हम लोगों को ये 4 एसिड है, इसके नेम पता होने चाहिए, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो नेम तो मैंने बता दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यहां पर आपके सामने है। अब बात आती है स्ट्रक्चर फॉर्म करने की। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले देखो H2SO3, तो बीच मिडल एटम है सल्फर। सबसे पहले ऑलवेज क्या करो, आपके दिमाग में एक चीज रखो कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के अंदर। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 हाइड्रोजन है, तो जितने भी हाइड्रोजन सल्फर के ऑक्सो एसिड में आपको गिवन हो उसे एज अ OH लिख लो। जितने हाइड्रोजन सल्फर के ऑक्सो एसिड में आपको फॉर्मूला के अंदर गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर गिवन है, उसे आप लोग एज अ OH लिख लो। तो OH लिख लिए 2 मैंने। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, 3 में से यहां पर 2 तो यूज हो गए बेटा। कितने रह गए, 1 ऑक्सीजन रह गया। 1 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन रह जाते हैं तो डबल बॉन्ड O करके उसे लिख लो, डबल बॉन्ड O। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल के अंदर, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से यहां पर 1, यहां पर दूसरा, ये 3 और ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन को आप एज अ लोन पेयर यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। दूसरा आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मिडल एटम है, लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, तो दोनों को यहां पर एज अ OH लिख लो आप। दोनों हाइड्रोजन को एज अ OH लिखना है। अब ऑक्सीजन कितने यूज कर लिए, 2। कितने ऑक्सीजन है, 4, रिमेनिंग आर 2, तो 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट कर लो, बात खत्म। देखो 6 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, बात खत्म हो गई। अब आता है पायरोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पैरोक्सो है, सॉरी पायरो नीचे है, ये है पैरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आपको पैरोक्सो वर्ड दिखे तो दिमाग में एक चीज लेके आइए कि पैरोक्साइड आना चाहिए इसमें। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि पैरोक्साइड किसे बोलते हैं। पैरोक्साइड बोलते हैं O बॉन्ड O को। 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड से, उसी को हम लोग पैरोक्साइड बोलते हैं कि नहीं। अब ये जो पैरोक्साइड है, इसमें यहां पर आपके पास एक सल्फर और एक सल्फर ज्वाइन करो, क्योंकि 2 सल्फर है इसमें। देखो ये अब तक क्या था, एक ही सल्फर था, लेकिन अब हमारे पास 2 सल्फर है। पैरोक्साइड के साथ 2 सल्फर को ज्वाइन कर लो, तो 2 सल्फर अटैच्ड विद द पैरोक्साइड ग्रुप। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन को आप क्या करो, OH दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, OH एंड OH कर लिया आपने।
बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? 8 ऑक्सीजन में से यहां पर कितने यूज किए? 4। कितने बाकी है? 4 ऑक्सीजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अकेले ऑक्सीजन जो रह जाते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। जब भी पेरोक्सो वर्ड दिखे तो पहले पेरोक्साइड बना लो, 2 सल्फर, एंड बाकी जो बच गया है उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो दोनों सल्फर के पास। ओके, अब देखते हैं H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसे ओलियम भी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है H2SO4 प्लस SO3। हम लोग ऐसे लिखते हैं ओलियम। बेंजीन का सल्फोनेशन आपने पढ़ा है और उसके अंदर हम लोगों ने ओलियम का यूज किया था, याद होगा आपको। H2S2O7 पायरो आता है तो एक ऑक्सीजन से 2 सल्फर को कनेक्ट करो, ये पायरो को रिप्रेजेंट करता है। जब भी सल्फर के ऑक्सो एसिड में पायरो वर्ड आए तो 2 सल्फर को एक सिंगल ऑक्सीजन से कनेक्ट करो, जबकि पेरोक्सो आए तो पेरोक्साइड ऑक्साइड से कनेक्ट करो। अब बेटा हाइड्रोजन 2 है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो OH एंड OH। चलिए बेटा 7 ऑक्सीजन, आउट ऑफ 7 यहां पर कितने यूज करें? 1 2 और 3, रिमेनिंग आर 4 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लो। तो देखो यहां पर तो जो कहानी है वही यहां पर रिपीट हो रही है, सिर्फ बीच में एक ऑक्सीजन कम हो गया, इसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बाद में मैंने बात करी H2SXO6 जिसमें X हो सकता है 225, तो डिफरेंट ऑक्सो एसिड बन सकते हैं। इसके नेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा पूछ सकते हैं विच आर दी पॉसिबल सल्फर ऑक्सो एसिड फ्रॉम बिलो। तो नीचे जितने भी ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन होंगे, सीधी सी बात है, उसमें से कौन से ऑक्सो एसिड सल्फर के पॉसिबल है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, ये 225 इसमें से कोई लगा दे या एक और एक्स्ट्रा दे दे, आपको समझ होनी चाहिए आपको। ओके, चलिए अब ये थियरी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फर के लिए। सल्फर का यदि मैं आपको सल्फर का एरिया बताऊं तो सल्फर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैन्युफैक्चर को देखेंगे, इसके यूजेस एंड प्रॉपर्टी सब कुछ देखने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। वैसे तो बहुत सारी मेथड है लेकिन कांटेक्ट प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस मेथड है। कांटेक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करेंगे। 3 प्रोसेस है इसमें। कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर हम 3 स्टेप में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रोसेस बोल देता हूं फिर समझा देता हूं। सल्फर का कंबशन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे V2O5 की प्रेजेंस में। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के ओलियम बनाएंगे और फिर ओलियम को पानी के साथ ऐड करके हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे जिसकी प्योरिटी 96 to 98% होगी। मैं रिपीट बोल रहा हूं, सल्फर का कंबशन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में। एंड SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के ओलियम बनाएंगे और ओलियम को वाटर में डाल के फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे जिसकी प्योरिटी होगी 96 to 98%। बहुत आसान मेथड है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कंबशन, तो सल्फर का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करके क्या बना दिया? सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कुछ डस्ट एंड आर्सेनिक कंपाउंड की इंप्योरिटीज होती है। यहां पर क्या होता है, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं एंड कुछ आर्सेनिक कंपाउंड की इंप्योरिटीज होती है। तो इसका जो डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन है ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन की, आप बुक ओपन करके देखो तो उसके अंदर जो है उसमें इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए एक मेथड है। हमें वो मेथड
याद नहीं रखनी, सिर्फ समझने के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो डस्ट के पार्टिकल है, जो आर्सेनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स है, उसे हम लोग रिमूव करके SO2 को प्योरीफाइड कर सकते हैं। तो SO2 प्योरीफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड आर्सेनिक कंपाउंड्स। ओके, आर्सेनिक कंपाउंड के अलावा भी जो थोड़े बहुत और भी इंप्योरिटीज होंगे उसे भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इन शॉर्ट जितनी इंप्योरिटीज है उसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या बच गया? सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है V2O5 की प्रेजेंस में। आपको शायद याद होगा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, सरफेस केमिस्ट्री में हमने ये ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ लिया है। SO2 ऑक्सीडेशन होता है V2O5 की प्रेजेंस में, क्या बनता है? SO3 बनता है। इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इसकी रिएक्शन एंथैल्पी को जरा गौर से देखिए। तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी है 196.6 किलो जूल पर मोल। इतना ही नहीं, साइन कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ यहां पर जरा ध्यान दोगे तो पता चलेगा दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है बट रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। इससे क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। और सेकंड, रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कम होती है। सिंगल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है उसकी कंपेयर में डबल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं, उनमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम मिलती है क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ी बहुत रिएक्टेंट बना लेती है। तो अब हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि SO3 का हमको ज्यादा वैल्यू मिले या SO3 की क्वांटिटी ज्यादा मिले एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी वो सपोर्ट कर जाए। तो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। उस हीट को रिलीज करने में सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को डाउन करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर को डाउन करने से हम बेनिफिट दे सकते हैं उस रिएक्शन को। हाँ, लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि टेम्परेचर डाउन करना दैट डजंट मीन कि उसे फ्रीजर में रख लो, उतना टेम्परेचर कर लो। नो, कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए। तो इनिशियली हो सकता है कि आप रूम टेम्परेचर पे हो, तो रूम टेम्परेचर पे तो उसे हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो होगा क्या? उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी उसे पहले मिलेगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट करो और कम करके एक लेवल पे लेके आओ जहां पर वो रिएक्शन को मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो उसे प्रोवाइड हो पाए। तो हम लोग टेम्परेचर डाउन करेंगे लेकिन 720 केल्विन तक ही करेंगे। उससे बिलो टेम्परेचर पे रिएक्शन की स्पीड बहुत कम हो जाती है और फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। 720 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर रिएक्शन को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी मिल जाती है। दूसरी चीज, हम यहां पर प्रेशर बढ़ाएंगे। बढ़ा के कितना ले जाएंगे बेटा? 2 बार प्रेशर। अब कहानी यह है कि टेम्परेचर डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर बढ़ा क्यों रहे हम? इसका रीजन आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल दे सकता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू nRT कोई गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द n। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ मोल्स। अब ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब यदि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो मुझे SO3 का प्रोडक्शन बढ़ाना है। SO3 का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया। अब यदि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। याद करो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो काम करोगे, सिस्टम उससे उल्टा काम करेगा, उससे ऑपोजिट काम करेगा एंड वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, आपने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करके आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो सिस्टम क्या करेगा?
सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए प्रेशर को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। अब प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वो गैसियस मोल को क्या करने का ट्राई करेगा, कम करने का ट्राई करेगा। प्रेशर डिक्रीज करने के लिए गैसियस मोल को वो कम करने का ट्राई करेगा। अब गैसियस मोल को कम करने के लिए देखो कहां पर कम है, तो ये 2 है और ये 1 है, गैस ही है दोनों। तो इस तरफ 3 मोल रिएक्टेंट है और यहां पर 2 मोल प्रोडक्ट है। कहां पर गैसियस मोल कम है, इस तरफ। तो जिस तरफ गैसियस मोल कम है उस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सो प्रोडक्शन ऑफ SO3 विल बी इंक्रीजेस। बोलो बात समझ आई कि आपने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो सिस्टम प्रेशर को कम करके वापस इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा। प्रेशर कम करने के लिए सिस्टम कहा जाएगा लोअर गैसियस नंबर ऑफ मोल की तरफ। लोअर गैसियस नंबर ऑफ मोल कहां पर है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो 2 मोल की तरफ मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रोडक्शन ऑफ SO3 विल बी इंक्रीजेस। बात समझ आई, बहुत आसान है ये पॉइंट। अब SO3 गैस है हमारे पास, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करो, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करो एंड बना लो H2S2O7। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है एंड 3 and 4 7 ऑक्सीजन। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये करने की कहां जरूरत है, वाटर एंड SO3 को मिला दो। SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम एब्जॉर्ब करते हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात है वाटर में एब्जॉर्ब करो ना। तो वाटर में एब्जॉर्ब करोगे तो डायरेक्टली क्या बनेगा, H2SO4। आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। सल्फर डाइऑक्साइड की SO2 की वाटर में बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है, जबकि SO3 की बिल्कुल उनसे उल्टी है। उल्टा क्या है, SO3 जो है वो बहुत कम सॉल्युबल है, तो ये काम नहीं कर जाता इसमें। अंडरस्टूड। तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो SO3 को सबसे पहले H2SO4 में डालना पड़ता है, ओलियम बनाना पड़ता है। उस ओलियम का वाटर के साथ रिएक्शन करके आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इस कांटेक्ट प्रोसेस से। आई होप आपको ये मैन्युफैक्चर समझ में आ गया होगा। ध्यान एक चीज और रखना है आप लोगों को, कोई भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है वो यदि समझना है तो आपको उस कंट्री का एन्युअली सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कितने टन होता है वो समझना पड़ेगा। जितना सल्फ्यूरिक एसिड जो कंट्री ज्यादा बनाती है दैट मीन कि उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड। अभी तो हमको इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, देन यूजेस भी देखने हैं। आप इसे नोट करिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, ये बात हम कर चुके हैं। अब पॉइंट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सबसे पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस है, डेंस ऑयली लिक्विड है। ये ऑयल जैसा दिखता है, डेंस ऑयली लिक्विड है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है, 1.84। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन याद करवा लो, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कब है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। Then after it freeze at 283 Kelvin. It freezes at 283 Kelvin temperature. इसका मतलब ये है कि इसका ये freezing point है। And it boils at 611 Kelvin. It boils at 611 Kelvin. That means ये इसका boiling point है। तो देखो boiling point बहुत higher है इसका। ओके, freezing point तो attain कर सकते हैं, but boiling point को attain करना थोड़े ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और फिर हम बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर पाएंगे। इट डिसॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग जैसे ही एक्वायस सॉल्यूशन फॉर्म करना चाहो तो डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में एक साथ नहीं डाल सकते।
जैसे आपने कोई हॉट ऑयल है, उसमें पानी के कुछ बूंद डाल दिए, पानी के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, तो कैसे आवाज आती है, उसमें से कुछ आवाज आती है ना, आपने वो सुनी होगी आवाज। एग्जैक्टली लाइक दैट सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप्स जैसे ही पानी में कांटेक्ट में आएगा, तुरंत वैसा ही आवाज आती है। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये जब एक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाता है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आई रिपीट, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये हीट को रिलीज करता है। जब ये हीट को रिलीज करेगा तो हीट वहां से रिलीज होती जाएगी। अब आपने एक साथ बहुत क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो क्या होगा, वेसल टूट जाएगा, वेसल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको बहुत स्लोली ये काम करना है, स्लोली सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालते जाओ और सॉल्यूशन को स्टर करते जाओ, तभी जाके सॉल्यूशन अच्छे से हो पाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डालना होता है। अब आती है कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, लो वॉलेटिलिटी, strong affinity for water and as an oxidizing agent, act as an oxidizing agent, यहां पर लिखूंगा act as an oxidizing agent। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम जब इक्विलिब्रियम चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने लिस्ट लिखवाया था। तो देयर आर 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी सारे एसिड वीक एसिड मानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन होता है बेटा? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 और एक है HClO4, पर क्लोरिक एसिड HClO4। तो ये सारे एसिड में से ये सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जनरली हम आयोनाइजेशन करें तो हमको क्या मिलता है बेटा? 2H प्लस एंड SO4 2- मिलता है। तो 2H प्लस लिख तो लेते हैं हम, लेकिन 2H प्लस इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं। मींस ये एक बेसिसिटी इसकी 2 है, तो ये डायबेसिक एसिड है। अब ये डायबेसिक एसिड है तो 2 बार आयोनाइजेशन होता है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डाल के H3O प्लस एंड HSO4- बनाते हैं। पहले जब ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में Ka की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 10, इसे बोलेंगे Ka1। Ka को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एंड Ka1 की वैल्यू 10 से बड़ी मींस बहुत हाई वैल्यू है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, 10 से बड़ी वैल्यू बहुत होता है। तो Ka1 की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। जितना H3O प्लस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है या फिर H प्लस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उतना Ka बड़ा होता है। आपको पता होगा, इसको लिखने के लिए ऊपर आएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपको ये वाला ऊपर लिखना है। तो Ka तब बढ़ सकता है जब H3O प्लस बढ़े, तो H3O प्लस यहां पर सबसे ज्यादा मिलेगा, इसीलिए बोल सकते हैं Ka1 इज ग्रेटर देन 10 है। अब हमारे पास सेकंड HSO4- में से एक हाइड्रोजन आएगा। यहां पर पहले एक H यहां से आया, अब दूसरा यहां से आएगा। अब HSO4- एक हाइड्रोजन इसको दे देगा तो ये बनेगा H3O प्लस। यहां से H इसमें जाएगा तो ये H2O जो है वो H3O प्लस तो बन गया, बट SO4- है वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2- में। लेकिन यहां पर आप Ka2 पे नजर करिए, तो Ka2 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻²। अब ये 1.2 इंटू 10⁻² कंपेयर टू फर्स्ट वन बहुत कम है, तो इट इज अ वेरी लेस वैल्यू कंपेयर टू फर्स्ट वन। बाकी वैसे लेस वैल्यू कब बोलनी है, तो ये कंपैरिजन है इसलिए बोल रहा हूं कि हाई वैल्यू है, ये लेस वैल्यू है। अब समझ लो बात को कि यहां पर जो H3O प्लस फॉर्म होता है उसकी कंपेयर में ये H3O प्लस कैसा फॉर्म होता होगा? कम, इसीलिए तो Ka2 की वैल्यू कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि H2SO4 में से जो 2H प्लस रिलीज होते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलते। पहली बार जो H प्लस रिलीज होगा वो ज्यादा मिलेगा, दूसरी बार जो H प्लस रिलीज होगा वो कम मिलेगा।
तो HSO4 ज्यादा मिलेगा, SO4 भी कम मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखो कि HSO4- एंड SO4 ऐसे दो सल्फेट है हमारे पास। इसको बोलते हैं आप हाइड्रोजन सल्फेट या बाय सल्फेट या एसिड सल्फेट बोल सकते हो। तीन नेम है इसके, हाइड्रोजन सल्फेट, बाय सल्फेट या एसिड सल्फेट, और इसे बोलते हैं नॉर्मल सल्फेट। तो हम ऐसा भी यहां पर बोल सकते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड दो तरह के सॉल्ट की सीरीज बना सकता है। एक नॉर्मल सल्फेट सॉल्ट की सीरीज बना सकता है और एक बाय सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट या फिर एसिड सल्फेट की सीरीज बना सकता है। द एसिड फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट Na2SO4, CuSO4, CaSO4, ये नॉर्मल सल्फेट बनाएगा। जबकि ये है एसिड सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट या एसिड सल्फेट बोलो, तो इसके ऊपर -1 है तो इसके साथ सोडियम लगा दो, NaHSO4, KHSO4 लाइक दैट। बात समझ आई? तो यहां पर दो तरह के वो सॉल्ट बना सकता है। बेटा समझ लेना, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दो बार H+ रिलीज करता है। वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो H+ की जगह हम लिख रहे हैं H3O+, तो दो H3O+ मिल रहे हैं। पहले H3O+ की अमाउंट दूसरे H3O+ की कंपेयर में ज्यादा होती है, तो HSO4 ज्यादा मिलता है, SO4 कम मिलता है, तो ये ज्यादा ये कम, डिपेंड ऑन K वैल्यू। K वैल्यू जितनी ज्यादा वो प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम ये बात पढ़ चुके हैं। अब आता है लो वॉलेटिलिटी। सल्फ्यूरिक एसिड की लो वॉलेटिलिटी है, कैसे पता चलेगा? बॉइलिंग पॉइंट देखो 611 केल्विन, सल्फ्यूरिक एसिड 611 केल्विन पे बॉइल होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आसानी से बॉइल नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम यूज कहां करते हैं? ऐसे एसिड के सॉल्ट में से एसिड को वापस लाने में ये यूजफुल है जो एसिड की हाई वॉलेटिलिटी हो। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, मान के चलो आपके पास कुछ ऐसे एसिड है जो हाई वॉलेटाइल है, जैसे कि HCl, जैसे कि HNO3, जैसे कि HF, तो ऐसे कुछ एसिड है जो हाई वॉलेटिलिटी शो करते हैं। अब वो एसिड को मुझे मैन्युफैक्चर करना है, लेकिन कहां से मैन्युफैक्चर करना है, कहां से फॉर्म करना है? उसके सॉल्ट में से, उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट में से। अब मान के चलो HCl का कोई सॉल्ट बन गया MCl, या फिर HF है तो उसका कोई सॉल्ट बन गया MF, HNO3 है तो उसका कोई सॉल्ट बन गया MNO3। अब ऐसे सॉल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड को डालो तो जो सॉल्ट था उसमें से हम हाई वॉलेटाइल एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लो वॉलेटाइल एसिड। लो वॉलेटाइल एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके हाई वॉलेटाइल एसिड कौन है? HCl, HF, HNO3। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला एंड हाई वॉलेटाइल एसिड को हमने मैन्युफैक्चर कर लिया। देखो, because of low volatility it can be used to manufacture more volatile acid from their corresponding salt। बात समझ आई? वापिस एक बार पढ़ो, समझ में आएगा। Because of low volatility it can be used to manufacture more volatile acids from their corresponding salt। समझ में आया पॉइंट? अब कोई भी सॉल्ट ऐसा है जो हाई वॉलेटाइल एसिड का सॉल्ट है, अब वो सॉल्ट में से मुझे हाई वॉलेटाइल एसिड को फॉर्म करना है, तो मैं यूज किसे करूंगा? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करूंगा, क्योंकि उसकी लो वॉलेटिलिटी है। तो MX ये सॉल्ट है जिसमें X हैलोजन को काउंट न करते हुए FClNO3 काउंट करो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके साथ साथ NO3 को काउंट करो। सल्फ्यूरिक एसिड जब इस सॉल्ट के अंदर हम डालेंगे तो यहां से 2M एंड यहां से SO4, तो M2SO4 मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन एंड 2X, क्या मिलेगा? 2HX मिल जाएगा। यहां पर X की जगह कौन आएगा? FCl एंड NO3 आएगा। बात समझ आएगी? क्लियर है सबको? तो ये दूसरा इसका यूज हो गया। थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर।
सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब वो वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट जहां पर वेट गैसेस है मींस उस गैसेस में मॉइस्चर बहुत है। अब हम लोगों को वो गैस को ड्राई करना है, मॉइस्चर को हटाना है, तो मेक श्योर पहले तो एक चीज वहां पर चूज कर लो या देख लो कि जिस गैसेस को आप ड्राई करना चाहते हो वो गैसेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि गैस भी रिएक्शन कर लेते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे गैसेस को ड्राई कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जो गैस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस है, वो गैसेस ऐसे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हम उसे ड्राई करने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। वहां पर आप सल्फ्यूरिक एसिड रख लो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में एंड गैसेस हो जाएंगे वेट में से ड्राई, वेट गैसेस कन्वर्टेड इनटू ड्राई, क्योंकि वो गैसेस ऐसे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो देखो पॉइंट, many wet gases can be dried by passing them through sulfuric acid। समझ में आया पॉइंट? वेट गैसेस को सल्फ्यूरिक एसिड में से पास करो तो कैसे हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। बट प्रोवाइडेड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, गैस जो है, जो आपने गैस प्रोवाइड करे है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, वरना क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड गैस दोनों रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। इट कैन रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो। सल्फ्यूरिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी वाटर को रिमूव कर सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा? क्या करना है समझना ध्यान से। आपको शुगर लेनी है, शुगर में C12H22O11 शुगर ले लिया, अब आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालो, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? शुगर जो है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ कार्बन बचेगा जिसे हम कोल बोल सकते हैं, तो ब्लैक शुगर हो जाएगी वो, मिस शुगर बोल ही नहीं सकते अब तो, ब्लैक कोल मिलेगा हमें। तो शुगर जो व्हाइट थी सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आने से वो ब्लैक हो जाती है, तो वो चेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं उस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं बेटा? चेयरिंग प्रोसेस। क्या किया? C12H22O11, इसे आप लोग सुक्रोज बोल सकते हो, एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 12 कार्बन मिलेंगे, H22O11 जो बना लेगा 11H2O, 11 मोल ऑफ वाटर रिलीज कर लेगा। देखो 11 ऑक्सीजन 11 ऑक्सीजन, 11 into 2 22 हाइड्रोजन, 22 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो ये चेयरिंग प्रोसेस कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड सुक्रोज के कांटेक्ट में आया तो सिर्फ कोल बच गया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? सल्फ्यूरिक एसिड ने। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, लेकिन कैसा सल्फ्यूरिक एसिड? हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओनली। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज नहीं कर रहे यहां पर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हॉट सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, और फिर भी ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मींस इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है इतना वीक भी नहीं है, बीच में मिडल इसकी स्ट्रॉन्गनेस है। अब कंपैरिजन देखें तो एक ऐसा एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज HNO3, और एक ऐसा एसिड जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज H3PO4। ये दोनों के बीच में आता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका कितना है, तो ये आपका ऑर्डर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की कैपेबिलिटी HNO3 की सबसे हायर है, थोड़ी कम सल्फ्यूरिक एसिड की, H3PO4 की सबसे कम, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको याद रखना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन जब भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा SO2 के अंदर।
बेटा ध्यान रखना, इतना याद हो गया बात खत्म, हो इजीली याद हो जाएगा सब कुछ। सल्फेट कैन कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो यहां पर सल्फर +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, यहां पर सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, राइट। तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर कन्वर्टेड इन अ +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना उसे बोलते हैं रिडक्शन, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो कॉपर मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल है। बेटा ध्यान इतना रखो कि सल्फेट SO2 में कन्वर्ट होगा, यहां पर H2SO4 होता है, तो साथ में वाटर भी रिलीज होगा। तो सभी रिएक्शन में ये दोनों तो कॉमन है, सभी रिएक्शन में ये दोनों कॉमन है। कॉपर का हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए तो इसके अकॉर्डिंग, इसके रिस्पॉन्डिंग कॉपर सल्फेट सॉल्ट मिलता है। दूसरा SO4 SO2 में कन्वर्ट होता है एंड रिमेनिंग वाटर, वाटर के 2 मोल मिलेंगे, यहां पर 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। अगेन समझो, कॉपर +2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस कॉपर सल्फेट, then SO4 second mole converted into SO2 and 2 mole of water will be released। यहां पर सल्फर +6, यहां पर +6, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां पर +4 हो गया। अंडरस्टूड। तो कॉपर में से कॉपर सल्फेट मिला, मींस मेटल में से उसका अकॉर्डिंग सॉल्ट मिलेगा, फिर SO2 एंड वाटर तो मिलेंगे जो मैंने बताया। नॉन मेटल में आसान है, सल्फर H2SO4, ध्यान देना बेटा, सल्फर एंड H2SO4। अब सल्फर एंड H2SO4 जब रिएक्शन करेंगे तो यहां पर कितने सल्फर, 2, यहां पर 1, 3, तो 3 मोल ऑफ SO2 मिलेंगे एंड रिमेनिंग मोल वाटर के मिलेंगे। यहां पर जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन कितने हैं, 8, 4 × 2 8, 3 × 2 6, 6 and 2 8, बात खत्म। आसान है कि नहीं? देखो बेटा सल्फर SO2 एंड वाटर दे रहा है, यदि कार्बन है, अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये सल्फर SO2 बन गया और SO4 भी SO2 बनाएगा। कितने SO4 है, 2, तो 2 मोल SO2 वो आएगा और 1 SO2 इसका, टोटल 3 SO2 आ गए। अब यदि मैं सल्फर को चेंज करके कार्बन रख लूं तो इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, नॉन मेटल है तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 मिलेगा। जैसे ये सल्फर का ऑक्साइड मिलता था SO2, तो ये कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा CO2। 2 SO4 है तो 2 SO2 मिलेंगे, 2 मोल ऑफ H2O मिलेंगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पर आपको समझना यह है कि SO2 एंड वाटर मिल गया, कार्बन है तो उसका अकॉर्डिंग ऑक्साइड मिला, सल्फर था तो उसका अकॉर्डिंग ऑक्साइड मिला था। एक्चुअल में ये SO2 + 2 मोल ऑफ SO2 मिलता, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, टोटल मिला के मैंने लिख लिया 3 मोल ऑफ SO2। बात समझ आई कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर सबको? चलिए अब यूजेस है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस वैसे तो याद ही रखने होंगे, वैसे मैं बोल सकता हूं क्रैम करने पड़ेंगे, लेकिन इतना याद रखो, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है, वो यदि आप जानना चाहते हो तो वो कंट्री एनुअली सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कितना करती है वो जान लो। कोई भी कंट्री सल्फ्यूरिक एसिड का जितना ज्यादा प्रोडक्शन करती है उतना उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ज्यादातर इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता ही है, कुछ भी टाइप पे, उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूज किया जाए, मींस कोई बाय रिएक्टेंट के तौर पे यूज किया जाए या कुछ क्लीनिंग में यूज किया जाए, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज इंडस्ट्री में होता ही है। तो पहला मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो किसान यूज करते हैं फर्टिलाइजर, उसमें इसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट टाइप के फर्टिलाइजर यूज होते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स, डाई स्टफ, इंटरमीडिएट, याद रखना, समझना, इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज है। किसके इंटरमीडिएट? तो पिगमेंट,
पेंट्स एंड डाई स्टफ, ये तीनों में फर्क है। पिगमेंट क्या है? जो हमारे घर पे हम लोग व्हाइट कलर के ऊपर ब्लू शेप लाते हैं, इसके थ्रू घड़ी यूज करते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं उजाला सुप्रीम, एक एग्जांपल है ये। तो जैसे ही वो हमारे व्हाइट शर्ट के ऊपर आती है, व्हाइट शर्ट थोड़ा शाइन करता है, लेकिन इसे वापस वॉश किया जाए तो वो निकल जाता है, तो वो परमानेंट कलर नहीं है, टेम्पररी कलर है, दैट इज अ पिगमेंट। पेंट्स जो वॉल के ऊपर किया जाता है, एंड डाई स्टफ जो हमारे क्लोथ के ऊपर परमानेंट कलर होते हैं, दैट इज अ डाई स्टफ। इन सब के इंटरमीडिएट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूजफुल है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूजफुल है। मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस है इसकी। मेटलर्जी हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए, इसको प्योर कैसे किया जाए, ये सब सीखेंगे उसमें। लेकिन अभी याद रखो, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में आता है क्लींजिंग मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग क्या होता है ये तो समझ होगी आपको। कोई एक मेटल की सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल का लेयर यदि हमें लाना है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। एंड आयन के ऊपर जिंक का लेयर लाते हैं तो उसे गैल्वेनाइज्ड आयन बोलते हैं। ध्यान रखना, आयन की सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर हम उसके ऊपर ला दें तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनाइज्ड आयन, जिससे कोरोजन स्टॉप हो सकता है आयन का। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, ये दोनों के लिए मेटल को हमें प्योर करना पड़ता है। जैसे कि ये मेटल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दूसरी मेटल का लेयर ला लो, लेकिन लाने से पहले इस मेटल को प्योर करना जरूरी है। वो प्योर करने के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट लगती है। देन स्टोरेज बैटरी, बैटरी भी देखेंगे हम लोग। लेड स्टोरेज सेल, एक सेल है हमारे सिलेबस में जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं। तो स्टोरेज बैटरी जो कार में यूज होती है ज्यादातर, जो 4 व्हीलर में ज्यादातर यूज होती है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट, देखो सेल्युलोज का नाइट्रेशन करके नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन सेल्युलोज का नाइट्रेशन करने के लिए जो नाइट्रेशन करेंगे हम, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 दोनों यूज होते हैं। आपको पता होगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रेशन ज्यादातर किसके थ्रू होता है? HNO3 प्लस H2SO4। सिर्फ एक ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ HNO3 की हेल्प से हम नाइट्रेट कर सकते हैं या नाइट्रेशन कर सकते हैं। कौन सा? फिनॉल। पढ़ा है हमने, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिनॉल का आप लोग नाइट्रेशन करोगे तो उसमें सिर्फ डाइल्यूट HNO3 की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डाइल्यूट HNO3 से NO2 मिलता है जो फिनॉल में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जाके अटैच हो जाता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है। एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ज्यादातर 11-12 स्टैंडर्ड की भी कोई नॉर्मल लैब भी है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बिना काम नहीं चलने वाला। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट तो वहां पर भी होती ही है। तो एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई बेटा? तो देखो यहां पर आपने 4 डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देखी है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, लो वॉलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ध्यान रखना, hot and concentrated sulfuric acid only react with act as a moderately strong oxidizing agent, and SO4 2- इसमें कन्वर्ट होता है, SO2 में कन्वर्ट होता है। ओके बेटा, तो ये पॉइंट आपको समझ के याद करने, ये बहुत आसान थियरी है, 1-2 बार आप लिख लोगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से परमानेंट इसे याद कर लोगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।